दोस्तों नमस्कार। वेस्टर्न यूपी में इस समय पॉलिटिक्स बहुत तेज है, क्योंकि यहाँ 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और ये पूरा इलाका मुजफ्फरनगर, खास तौर पर मुजफ्फरनगर ज़िला पॉलिटिक्स का सेंटर बना हुआ है, क्योंकि वहाँ मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और वैसे भी पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय से, या जब यूँ कहें कि जब से मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ 2013 के बाद से, तब से वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स का जो ईपी सेंटर है वो मुजफ्फरनगर बना हुआ है। मुजफ्फरनगर से जो लहर चलती है उसका इम्पैक्ट बाकी जगहों पर होता है। 2013 के दंगे में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की लहर चली उसने पूरे देश को प्रभावित किया। 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर का बड़ा रोल रहा और इसी इलाके से रैली तो मेरठ में की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन वो लोकसभा क्षेत्र पड़ता था मुजफ्फरनगर। तो आज मुजफ्फरनगर दंगा कितना बड़ा चुनावी फैक्टर है इस इलाके में और उसका क्या प्रभाव उस वक्त था और आज वो कितनी जान बची है, कितनी आंच बची है उस ध्रुवीकरण में को लेकर के, उसमें इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे आज ये जानना चाहेंगे कि मुजफ्फरनगर दंगा एक ऐसी घटना थी, ऐसी दुखद घटना थी जिसमें बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 60,000 से ज़्यादा लोगों ने शिविरों में जाके पलायन करना पड़ा, रहना पड़ा, गांव के गांव खाली हो गए। और फिर उससे जो ध्रुवीकरण हुआ, जो राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ उससे मतदाताओं के बीच में, उसने 2014 से लेके 19 तक बड़ा प्रभाव जमाए रखा है। एकदम उसकी आंच से बाहर ही नहीं निकल पाई ये पूरी बेल्ट। अभी आप क्या महसूस करते हैं? आपका क्या आकलन है आज 2024 में? डॉक्टर साहब, 27 अगस्त 2013 और कवाल गांव जो घटना हुई थी, आप भी गवाह थे, मैं भी गवाह था, चूँकि रिपोर्टिंग की। अभी तो 1 दशक हुआ है, लगभग 11 साल हो गए हैं। और उस समय, उससे पहले हम मुजफ्फरनगर की बात करें, शामली की बात करें, बिजनौर की बात करें या मेरठ की बात करें, इधर बागपत की बात करें, तो भाजपा बहुत ज़्यादा तमाम सीटों पर अपना शिकंजा नहीं कस पाई थी और लगातार जो भाजपा का हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा है उस पर भाजपा काम करती थी। 27 अगस्त 2013 को जब घटना होती है तो उस घटना की आंच पूरे देश तक जाती है और पूरे देश में मुजफ्फरनगर कांड को, जो दंगा था, उसका इशू बनाया जाता है और ये दंगा भी होता है बहुत बड़ी संख्या में, बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। और ये भी सही बात है कि जब 13 का दंगा हुआ, जब 14 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पहला चुनाव हुआ, तो ये इसी का करिश्मा था दंगे का, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है हमारे देश में, उसने भुनाया इसे। और जब भुनाया तो वही मुजफ्फरनगर था जहां बीजेपी 1998 के बाद जीती नहीं थी, 99 के बाद में। और उसी मुजफ्फरनगर में डॉक्टर संजीव बालियान, जो कि वो भाजपा में कोई पुराने नेता नहीं थे, कोई उनकी पहचान नहीं थी, वो 4,03,000 वोट से जीत कर संसद में पहुँचते हैं। शामली में जब चुनाव होता है तो शामली में एक तरफा लहर होती है, मुजफ्फरनगर का होता है, राघव लखनपाल जीत जाते हैं। जब बिजनौर का चुनाव होता है तो कुंवर भारतेंदु सिंह ऐतिहासिक मतों से जीत जाते हैं। मेरठ का चुनाव होता है तो जब विरोध होता है बहुत ज़्यादा इसका, तो ऐतिहासिक मतों से जीतते हैं। मुजफ्फरनगर में, बागपत में, जहाँ चौधरी साहब चुनाव लड़ते हैं और चौधरी साहब तीसरे नंबर पर चले जाते हैं, तीसरे नंबर पर। तो ये इसका इम्पैक्ट था कि इसका पूरा एक प्रचार प्रसार किया गया, एक माहौल क्रिएट किया गया। लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर साहब, मेरी अपना एनालिसिस है, अब ऐसा है नहीं। इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि 16 ऐसे भाजपा के नेता थे जिन्हें उस समय आरोप भी बताया गया था कि इनकी वजह से दंगा भड़का। नहीं, भाजपा के नहीं, सारे दलों के मिला के थे। हाँ, भाजपा की 16 ये संख्या थी पॉलिटिकल हाँ, फिगर्स की, जिसमें बीजेपी के, बीएसपी के, समाजवादी पार्टी के, इन दलों के नेता थे खास तौर पे, जिनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे, आरोप थे जिनके ऊपर, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और इनमें से जेल भी जाना पड़ा सबको लगभग। जेल जाना पड़ा नहीं, अभी कोर्ट में मामला लंबित है, अभी सुनवाई चल रही है। और इसी की वजह थी कि खतौली के विधायक विक्रम सैनी की विधायिका चली गई, सदस्यता चली गई, क्योंकि उन्हें कोर्ट ने एक बार मान लिया कि हाँ आप आरोपी थे। तो वो उपचुनाव हुआ, उनकी पत्नी हार गई। मैं आपको एक सूची में मोटे मोटे नाम बता दूं, बड़े बड़े नाम। और डॉक्टर साहब, आप देखिए बिजनौर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 2014 में, उससे पहले भी सांसद बने, कुंवर भारतेंदु वो थे,
उस मामले में आरोपी भी थे वो, और उस दंगे में उनका भी बड़ा योगदान था लोगों को मतलब ये पहुंचाने में कि भाई ये जाती हुई है। आप बताइए कि 2014 में ऐतिहासिक मतों जीते, लेकिन 2014 के बाद 2019 में हार गए और 2024 में हार गए। अब मैं बात करूं शामली की, कुछ जो विधायक हैं, सुरेश राणा शामली के थाना भवन से विधायक बने। हालांकि वो सीट भाजपा की नहीं थी, वो सीट लोकदल की थी, लेकिन जब 2017 का चुनाव होता है तो दंगे का इतना इम्पैक्ट था कि वो थाना भवन से विधायक बनते हैं और फिर उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना राज्य मंत्री बनते हैं। हालांकि सदना विधायक उस समय थे, संगीत सोम विधायक थे मौजूदा, लेकिन 2000 जब चुनाव 2022 का होता है तो फिर उन्हें भी हार का सामना करना पड़ता है। 22 में सुरेश राणा भी हार जाते हैं और 22 में सुरेश राणा भी हार जाते हैं। विक्रम सैनी क्योंकि आयोग घोषित होते हैं, भाजपा उनकी पत्नी को टिकट देती है, लेकिन उनकी पत्नी भी हार जाती है। जब हम बुढ़ाना की बात करें, उमेश मलिक भी चूँकि उसमें थे आरोप में, उमेश मलिक 2017 में ऐतिहासिक वोट से बुढ़ाना से जीतते हैं, लेकिन जब 2022 का चुनाव होता है तो वो चुनाव हार जाते हैं। तो ये राजपाल बालियान जीत जाते हैं। और आप देखिए अमीर शामली में भी आरएलडी जीत जाती है। हाँ, थाना भवन बीजेपी हार जाती है, सरधना हार जाती है, बिल्कुल, और खतौली हार जाती है, बिल्कुल। और आप देखिए सर, अभी 2024 का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है उसमें रालोद भाजपा गठबंधन होता है, और रालोद भाजपा के गठबंधन के बावजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय बालियान हार जाते हैं। तो इस बेल्ट में जो वे लोग थे जिनको ये माना गया कि इन लोगों ने उस समय ये भाजपा के बड़े चेहरे थे, आज वो तमाम भाजपा के बड़े चेहरे जनता की अदालत में फेल हो चुके हैं। तो हमें लगता है 2022 में तो मुजफ्फरनगर में एक तरह से बीजेपी का सफाया हो गया। बिल्कुल। पंकज मलिक जीत गए, बिल्कुल। उधर पुरकाजी से जो है अनिल कुमार जीत गए, जो इस समय प्रदेश सरकार में मंत्री हैं आरएलडी के कोटे से, और इधर जो है प्रसन्न चौधरी जीत गए शामली से, बिल्कुल। और आपका जो है खतौली भी हार गए, मीरापुर भी हार गए। बिल्कुल। केवल शहर मुजफ्फरनगर शहर सीट बचती है जहां कपिल देव अग्रवाल जीते। और आप देखिए ना, अभी आप सर देखिए 2024 में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है, आप बताइए सर कि चंदन सिंह चौहान जीत जाते हैं क्योंकि वो आरएलडी से थे, और उसमें चुनाव प्रचार में वहाँ कोई बीजेपी के बड़े लीडर नहीं गए थे, ये भी एक वजह थी। आप देखो सहारनपुर सीट वो भाजपा ने गंवा दी, कैराना की बात करें तो वो भाजपा वहाँ से गंवा दी, मुजफ्फरनगर की बात करें तो भाजपा वहाँ से गंवा दी। चलो संभल की माना जाता है कि संभल तो वहाँ जो जातीय समीकरण है वो अलग है, पर अब ये हमें लग रहा है वो जो मुद्दा था 2013 का, जिस तरह पूरा कहा गया और पूरे देश में 2014 को लेकर एक पूरा मैसेज दिया गया, हमें लगता है कि अब उसकी कोई बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता बची नहीं बची। अब लोग आ गए, मुख्य धारा में आ गए 11 साल बाद। अब लोग ये चाहते नहीं कि उस वाले इशू पर चुनाव हो। हालांकि आपने देखा होगा 2024 का जब चुनाव था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बार भाषण दिए और कई बार उन्होंने बहुत सारी बातें याद दिलाई, लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने भाषण दिया वो बात याद दिलाई कि ऐसा होगा, तो उसका बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नारे, आप देखो ना उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी 71 सीट लेकर आई 2014 में, और जब 2019 का चुनाव होता है लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी रही, 9 सीट घट जाती हैं। और इस बार बताइए भाजपा 40 तक नहीं पहुँच पाती। लगातार एग्जिट पोल बता रहे हैं कि इस बार 400 के पार होंगी, यूपी की 80 सीट जीतेंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। सियासत वाकई बहुत करिश्माई खेल है। एक वक्त था जब जिन लोगों पर दंगे के दाग लगे उनको जनता ने विधानसभा और लोकसभा में पहुंचा दिया। बिल्कुल। अब एक ये वक्त है 2022 आते आते और 24 आते आते कि लोगों ने कहा कि ये दंगे के दाग अच्छे नहीं हैं, और जिन लोगों पे भी दाग थे उन सबको घर बिठा दिया, उनको लोकसभा नहीं भेजा, उनको विधानसभा नहीं जाने दिया। तो ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाएं। मैं एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूं, मैं अभी 3-4 दिन पहले मलिकपुरा गांव गया। मलिकपुरा वो गांव है जो कवाल कांड में जो मामा भांजे सचिन गौरव मारे गए थे, उनका गांव मलिकपुरा है। मैं मलिकपुरा में गया तो चूँकि पहले दंगे से पहले मलिकपुरा का रास्ता कवाल के बीच से निकल के जाता था, और जब ये दंगा हुआ तो दंगे में एक मांग की गई कि मलिकपुरा का रास्ता अलग बना गांव के अंदर से ना जाए, वो रास्ता बनाया, पक्की रोड बनाई गई। मैं जब गया तो मैंने लोगों से बातचीत की, मैं आया उस रास्ते को निकल के, डॉक्टर साहब जब मैं चला वो मेरे ख्याल में लगभग 5 या 4 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है, और उस रास्ते में जब मैं गाड़ी लेकर आया मुझे एक भी गाड़ी रोड तक ऐसी नहीं मिली जिसने मुझे ओवरटेक किया हो या सामने से गाड़ी आई। दोनों तरफ से घास फूस खड़ी है। और गांव वालों ने तो बल्कि ये भी बताया कि
हम इसे इस्तेमाल करने के बजाय, चूंकि रात में थोड़ा अनसेफ भी लगता है, कोई जानवर ना कूद जाए गाड़ी के आगे, तो गांव के अंदर से ही, कवाल के अंदर से ही आवागमन ज़्यादा है। नहीं, कुछ लोगों से हमने पूछा कि भाई जब रास्ता अलग है तो मलिकपुरा के लोग इधर से क्यों नहीं जाते, तो उनका ये आरोप भी था, बोले पॉलिटिकल पार्टियां ने बहुत सारी रोटी सेक की, सत्ता में चले गए बहुत सारे लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, चंद लोग हैं जो फिरका प्रस्त हैं, सब ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा कि भाईचारे की बात है, और आप देखिए वो रास्ता सूना रहता है, वे लोग मलिकपुरा के कवाल से निकल जाते हैं। तो जो असली सच्चाई है, जो ग्राउंड लेवल की है, वही लोग बताते हैं, वो जानते भी हैं जो लोग वहाँ। अच्छा, आप देखिए वहाँ जो 2013 से पहले था, अब वहाँ जब शादी ब्याह होती है सब एक दूसरे के साथ बैठते हैं, जो गांव गंवाड़ वाली जो पहली संस्कृति उसे निभा रहे हैं वो लोग। और कवाल तो ऐसा गांव है जिसमें मंदिर भी है, मस्जिदें कई हैं, जिसमें गुरुद्वारा है, जिसमें जैन तीर्थ स्थल है, और वहाँ जो है पुराना गांव है, शत्रु संपत्ति भी कई वहाँ शत्रु संपत्ति भी है उसमें, और मिक्स पॉपुलेशन वाला गांव है, और मिलजुल के लोग पहले से भी रहते आए थे। हालांकि कवाल में तो सिर्फ वही घटना एक हुई थी, बाकी तो कोई ऐसा उस समय हुआ भी नहीं था। तो निश्चित तौर पर बहुत वैल्यूएबल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक दशक जरूर लगा लोगों को ये समझने में कि ये जो ध्रुवीकरण की जो पॉलिटिक्स है, ये फायदे की पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स मुद्दों के इर्द गिर्द होनी चाहिए। पॉलिटिक्स सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, महंगाई, शिक्षा, इसके इर्द गिर्द होनी चाहिए। ये मुद्दे उछल के आए, और जब इस एक दशक में इस पूरी बेल्ट में जयंत चौधरी और चौधरी अजीत सिंह ये लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, एजुकेशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट के इशू को लेकर के मोबिलाइजेशन कर रहे थे उस वक्त। तो उसी के चलते ये बदलाव भी हुआ था। तो इसका टेस्ट भी इस बार मीरापुर में होना है कि क्या ध्रुवीकरण होता है या नहीं होता है, मुद्दे जनता के रहेंगे या धर्म और जाति के रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, मित्रों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है। क्या अभी ध्रुवीकरण के इस मुद्दे में कोई जान बची है, या जनता के रोजी रोटी के सवाल पर चुनाव होगा? आप क्या मानते हैं, ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ सेव इंडिया न्यूज़ पर जाकर भी देखिएगा। सेव इंडिया न्यूज़ पर आपको बहुत सारा पॉलिटिकल कंटेंट मिलेगा। तो धन्यवाद राजेश भाई साहब आपका। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, और चूँकि ये प्रासंगिक है आज के दौर में, ये इसमें बातचीत जरूरी थी कि आप देखो 10 साल में कितना आमूल परिवर्तन हुआ। जो लोग आज के परिवेश को गलत ठहरा रहे थे, तो घूम कर वहीं पे आ गए। निश्चित। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर होती है मुलाकात।